हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं सी टेट का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में। वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत होता है उससे आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बनते हैं और ये ऑब्जर्व किया गया है। देखो, 3 मनोवैज्ञानिक आप अपने सी टेट एग्जाम में अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। एक तो आपके हो गए प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसके अलावा आपका ये वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत और एक और है कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। और बाकी 2 सिद्धांत आप 2 मनोवैज्ञानिक आपकी बुद्धि में मिलेंगे। ठीक है, एक तो हो गया आपके जो स्टर्नबर्ग के बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है। इसके अलावा मिलेगा आपका गार्डनर की बुद्धि का सिद्धांत। तो ये कुछ मनोवैज्ञानिक है, इन्हीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम बात कर लें कि आपका वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत क्या होता है। जैसा कि आप इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें आपने पढ़ा था कि प्याजे के सामाजिक विकास सिद्धांत प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के बारे में आपने पढ़ा था। तो अब हम यहाँ पर उसी से रिलेट करेंगे। देखो, प्याजे ने क्या कहा था। प्याजे ने ये बोला था अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में, ये कहा था कि बच्चा जो सीखता है वो स्वतंत्र रूप से वातावरण से खोजबीन करके सीखता है। मतलब आप उसको फ्री छोड़ दो, बिल्कुल फ्री छोड़ दो, अपने आप वो क्या करेगा, वातावरण से कुछ चीजों को एक्सप्लोर करेगा और एक्सप्लोर करके खुद से अपने आप सीख जाएगा। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रखी थी, वो कब उस चीज को सीख सकता है, जब उसके अंदर परिपक्वता आ गई हो। परिपक्वता को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है, किसने, प्याजे ने। ये चीज ध्यान रखना, जब बच्चे के अंदर परिपक्वता आ जाती है तो वो खुद ही वातावरण से चीजों की खोजबीन करके अपने आप सीख जाता है। ठीक है, लेकिन यहीं पर जो वाइगोत्स्की थे, वाइगोत्स्की ने ये कहा कि नहीं, बच्चा जो है वातावरण से खुद अपने आप एक्सप्लोर करके नहीं सीखता। मतलब उसके लिए परिपक्वता की जरूरत नहीं होती है, जरूरत होती है हमारी किसकी, सामाजिक और भाषा 2 कारक ऐसे होते हैं जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, प्याजे का जो सिद्धांत था कि सीखने के लिए परिपक्वता जरूरी है, उसको इग्नोर करके उन्होंने कहा कि परिपक्वता तो जरूरी है ही, साथ साथ में बच्चे के अंदर जो है एक सामाजिक और भाषा 2 चीजों को इंपॉर्टेंट माना है सीखने के लिए। किसने, आपके वाइगोत्स्की ने। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो यहाँ पर लिखा भी है कि जो वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक और भाषा को महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, अब इन्होंने कुछ टर्म दिए हैं, इनके सिद्धांत को समझने के लिए हमें कुछ टर्म को, जो कुछ कंसेप्ट हैं उनको हमें समझना पड़ेगा, तभी हम इसके सिद्धांत को समझ पाएंगे। तो इसमें जो पहला टर्म आता है वो है वास्तविक विकास का स्तर। वास्तविक विकास का स्तर, देखो वास्तविक विकास का स्तर क्या होता है। वास्तविक विकास का स्तर वो स्तर होता है जिसमें बच्चा बिना दूसरों की हेल्प लिए कोई भी कार्य कर सकता है। वास्तविक विकास का स्तर का मतलब क्या हुआ, जिसमें बच्चा बिना दूसरों की हेल्प लिए कोई भी कार्य कर सकता है। ठीक है, वो आपका आ जाएगा बच्चे के वास्तविक विकास का स्तर। अब देखो यहाँ पर संभाव्य विकास का स्तर क्या होता है। संभाव्य विकास के स्तर का मतलब ये हुआ कि बच्चा जो है कोई भी कार्य करेगा उसको वो अकेले नहीं कर सकता, बिना दूसरों की हेल्प लिए वो उस कार्य को अकेले नहीं कर सकता। मतलब कार्य करेगा तो वो क्या करेगा, बड़ों की हेल्प लेगा, दूसरों की हेल्प लेकर के उस कार्य को कर पाएगा। तो वो हमारा कहलाएगा संभाव्य विकास का स्तर। ठीक है, संभाव्य विकास का स्तर। ठीक, अब इन्होंने एक और टर्म दिया था, वो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है, इसको समझो। देखो, समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है, मैंने आपको ये 2 चीज बता दी, वास्तविक विकास का स्तर और संभाव्य विकास का स्तर। तो वास्तविक विकास का स्तर देखो, वास्तविक विकास का स्तर क्या बताया था मैंने, कि बच्चा जो भी कार्य बिना दूसरों की हेल्प से कर लेता है, तो उस स्तर को हम कहते हैं वास्तविक विकास का स्तर। और संभाव्य विकास का स्तर क्या है, जब बच्चा जो कार्य दूसरों की हेल्प से करे, बड़ों की हेल्प से करे, वो होता है बच्चे का संभाव्य विकास का स्तर। जब बच्चा वास्तविक विकास के स्तर से संभाव्य विकास के स्तर तक पहुंचता है, तो जो बीच का क्षेत्र होता है, बीच का जो क्षेत्र माना जाता है, वो एक तरीके से कठिनाई वाला क्षेत्र माना जाता है। कठिनाई वाला क्षेत्र, क्योंकि
कठिनाई वाला क्षेत्र हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जो बच्चा कार्य कर रहा है, इसके बीच में जो भी कार्य कर रहा है वो बड़ों की हेल्प से कर रहा है, खुद से नहीं कर पा रहा है। तो खुद से नहीं कर पा रहा है तो मतलब ये होगा कि वो उसके लिए कठिन होगा, तभी तो खुद से नहीं कर पा रहा है। तो ये जो क्षेत्र होता है ये कठिनाई का क्षेत्र होता है, बच्चे के लिए कठिनाई का क्षेत्र होता है। जब बच्चा वास्तविक स्तर से, वास्तविक विकास के स्तर से संभाव्य विकास के स्तर पे आता है, किसकी मदद से? बड़ों की मदद से। तो जो बीच का क्षेत्र होता है उसी को हम कहते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD। इसको हम ZPD कहते हैं। ZPD का मतलब क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज आपको क्लियर होगी। समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है? यह एक परास होती है, एक रेंज होती है कि बच्चा किस कार्य को कर सकता है और कितने कार्य को नहीं कर सकता, और जो भी कार्य वो दूसरों की मदद से कर रहा है और जो कार्य अपने आप कर रहा है, और इसके बीच में जो कार्य, जो भी क्षेत्र होता है उसको हम कहेंगे समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये चीज हो गई। इसके अलावा अब हम समझते हैं कि समीपस्थ विकास के क्षेत्र का उदाहरण। जैसे मान लीजिए कि दो बच्चियां हैं, एक का नाम है सीता और एक का नाम है गीता। सीता और गीता को एक काम दिया गया, जैसे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक मैंने टर्म बताया था, संरक्षण। संरक्षण का मतलब ये होता है कि बच्चा एक बोतल में कितना जल भरा है, कितना तेल भरा है, मतलब ठीक है। जैसे मान लो 3 हमने पॉट लिए, ठीक है, 3 पॉट लिए, तो वो क्या करेगा, इन तीनों पॉट में आप उससे पूछोगे कि कौन से पॉट में सबसे ज़्यादा तरल पदार्थ भरा हुआ है, तो बच्चा कह देगा कि इसमें सबसे ज़्यादा भरा है। तो उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन गुण जो होता है वो बच्चों के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे, मान लो कि अब सीता और गीता 2 बच्ची हैं, उन दोनों को ये चीज़ दी गई कि बताओ बेटा कि इसमें आपका कि कौन सा जो है, किस में ज़्यादा तरल पदार्थ भरा हुआ है। तो उसमें क्या हुआ, सीता ने बता दिया। सीता ने जो है सीता ने दूसरों की हेल्प ली, वो खुद से नहीं बता पाई, दूसरों की हेल्प से उसने क्या किया, बता दिया कि हाँ जो है इस वाले पॉट में सबसे ज़्यादा तरल पदार्थ भरा हुआ है। दूसरे मतलब बड़ों की हेल्प से। लेकिन गीता ने दूसरे मतलब बड़ों की मदद से भी वो नहीं बता पाई, उसने बड़ों की हेल्प ली लेकिन फिर भी वो नहीं बता पाई कि इन तीनों में से किस में सबसे ज़्यादा तरल पदार्थ भरा हुआ है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, अब यहाँ पर वाइगोत्स्की कहते हैं, वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि इस कंडीशन में जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है वो मतलब वो सीता और गीता इन दोनों के समीपस्थ विकास के क्षेत्र में क्या होगा, अंतर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब बार बार ये जो वाइगोत्स्की हैं बार बार समीपस्थ विकास के क्षेत्र पर जोर क्यों दे रहे हैं? समीपस्थ विकास के क्षेत्र पर जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि समीपस्थ विकास का क्षेत्र मतलब समीपस्थ विकास जिस बच्चे में जितना अधिक डेवलप होगा उस बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी उतना ही अधिक होगा। अब आप बताओ कि सीता और गीता में संज्ञानात्मक विकास किसका अधिक होगा, तो आप कहोगे कि सर सीता का होगा, क्योंकि सीता ने क्या किया था, सीता ने बड़ों की मदद से किसी भी समस्या का समाधान कर लिया और गीता बड़ों की मदद से भी समस्या का समाधान नहीं कर पाई, तो उसके उसके समीपस्थ विकास का क्षेत्र कम हुआ। तो कहने का मतलब यह होगा उसका संज्ञानात्मक विकास भी कम होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि अगर माता पिता अपने बच्चे को वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग करते हुए कोई भी चीज़ सिखाते हैं तो ये माना गया है कि उन बच्चों का संज्ञानात्मक विकास का स्तर बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग मतलब कोई लॉजिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप करते हैं तो उन बच्चों का संज्ञानात्मक विकास भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इन्होंने भाषा को भी इन्होंने क्या किया, इंपॉर्टेंट माना है। मतलब भाषा बच्चे के अंदर क्या करती है, एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करती है। इन्होंने ये कहा है कि भाषा केवल विचार करने का, संचार करने का माध्यम नहीं है, ये बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करती है। बच्चा इस भाषा के माध्यम से ही दुनिया को जान पाता है, दुनिया को समझ पाता है, दुनिया को विचारों को अपने अंदर ग्रहण कर पाता है। ठीक है, तो इन्होंने भाषा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे कुछ और टर्म है। एक टर्म यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण क्या होता है, देखो इसको हम समझेंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं। अब यहाँ पर देखो,
पारस्परिक शिक्षण का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चा क्या करेगा, बच्चा वास्तविक विकास के क्षेत्र से संभाव्य विकास के स्तर तक आएगा। जब वास्तविक विकास के स्तर से संभाव्य विकास के स्तर तक आएगा तो दूसरों की मदद लेगा, ये तो बात क्लियर है। दूसरों की क्या करेगा? दूसरों की मदद लेगा, दूसरों की मदद लेगा। तो दूसरों की मदद लेने का जो तरीका है वो उसको हम कहते हैं पारस्परिक शिक्षण। क्या कहते हैं? पारस्परिक शिक्षण कहते हैं। पारस्परिक शिक्षण में क्या होता है? एक तो टीचर होता है, टीचर के साथ में लगभग 4 से 5 बच्चे होते हैं। ठीक है, एक टीचर हो गया और टीचर के साथ में क्या होंगे? 4 से 5 बच्चे होंगे आपकी। इतनी बात क्लियर है? अब क्या होगा, इसमें जो टीचर होगा बच्चों के लिए एक आदर्श मॉडल की तरह वर्क करता है। बच्चे के सामने जो भी समस्या आती है टीचर क्या करेगा? उसको हल करेगा। ठीक है, तो इस एक तरीके से यहाँ पर क्या काम किया जा रहा है? यहाँ पर बच्चे को वास्तविक विकास के स्तर से संभाव्य विकास के स्तर की ओर लाया जा रहा है। तरीका क्या है? पारस्परिक शिक्षण। समझ में आ गया? ठीक है, पारस्परिक शिक्षण में शिक्षक जो है एक आदर्श मॉडल की तरह भूमिका निभाता है और बच्चे उसी शिक्षक से समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पर पाड या पाइट क्या होता है? इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्काफोल्डिंग। कभी कभी ये अंग्रेजी का ही वर्ड ऐसे लिख के आ जाता है स्काफोल्डिंग, हिंदी में लिख के आ जाता है स्काफोल्डिंग। ठीक है, इस तरीके से लिख के आ जाता है। तो स्काफोल्डिंग क्या होता है ये हमें समझना है। तो स्काफोल्डिंग होता क्या है आपका? जैसे मान लो कि जब हम कोई भी समस्या सॉल्व नहीं कर पाते तो समस्या को सॉल्व करने में हम क्या करते हैं? दूसरों की मदद लेते हैं। जो हम दूसरों की मदद लेते हैं समस्या को हल करने के लिए, वही हमारा क्या कहलाता है? स्काफ होल्डिंग कहलाता है। वो जो हेल्प होती है, वो जो मदद होती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्काफ होल्डिंग कहते हैं। तो स्काफ होल्डिंग है क्या? एक तरीके की मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, मानसिक प्रक्रिया है जिससे बच्चे को किसी भी समस्या का समाधान करने में हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। उसको हम कहते हैं पाड या पाइट, या हम अंग्रेजी में कहते हैं स्काफ होल्डिंग। बच्चे की किसी भी समस्या के समाधान में जब बड़े लोग हेल्प करते हैं तो उसको हम स्काफ होल्डिंग कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा और देखो यहाँ पर एक चीज दिख रही है, आंतरिक संभाषण या निजी संभाषण। ये एक चीज और समझ लो, आंतरिक संभाषण या निजी संभाषण क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के लिए यहाँ पे हम समझेंगे अभी। तो यहाँ पे लिखा है बच्चों में उत्तम परंतु अक्रमबद्ध, असंगठित तथा स्वपरिवर्तित संप्रत्यय होते हैं। देखो प्याजे के अनुसार, प्याजे ने क्या बताया था कि जैसे जैसे बच्चे की जो अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं बताई थी ना उसने, जैसे वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, मतलब आपकी संवेदी पेशीय अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो संवेदी पेशी अवस्था से वो जब ऊपर की तरफ बढ़ता है तो स्टार्टिंग में क्या होता है? स्टार्टिंग के अंदर बच्चों में जो चिंतन करने की प्रक्रिया होती है, तर्क वितर्क करने का जो गुण होता है वो अक्रमबद्ध होता है, असंगठित होता है और स्वपरिवर्तित होता है। ठीक है, लेकिन बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ता है, बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वाइगोत्स्की भी यही कह रहे हैं कि बच्चा जैसे जैसे आगे बढ़ता है, मतलब आगे बढ़ने का मतलब यहाँ पे वाइगोत्स्की ने किससे लगा दिया? आगे बढ़ने का मतलब वाइगोत्स्की ने लगा दिया समीपस्थ विकास के क्षेत्र से। बार बार समीपस्थ विकास के क्षेत्र पर जोर दे रहे हैं उन्होंने। कहा, अब देखो समीपस्थ विकास के क्षेत्र का यहाँ पर उन्होंने किस तरीके से प्रयोग किया? बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? बताओ, बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? इतनी चीज हमें बताओ। बच्चा आगे बढ़ेगा दूसरों की मदद से, दूसरों की हेल्प से। ठीक है, यानी यहां पर भी हम स्काफोल्डिंग का यूज कर रहे हैं। दूसरों की मदद से जब आगे बढ़ेगा तो उसका जो चिंतन करने का तरीका होगा, तर्क करने का तरीका होगा, वो अक्रमबद्ध से क्रमबद्ध हो जाएगा, असंगठित से संगठित हो जाएगा और स्वपरिवर्तित नहीं रहेगा। मतलब वो स्वपरिवर्तित नहीं रहेगा, उस पर वो जो है दूसरों का प्रभाव पड़ेगा, मतलब खुद से अपने आप परिवर्तित नहीं होगा। तो ये तरीके का मतलब यह है कि बच्चों में उत्तम परंतु अक्रमबद्ध, असंगठित तथा स्वपरिवर्तित संप्रत्यय होते हैं, लेकिन जब बच्चा दूसरों के द्वारा कुछ सीखता है तो ये क्रमबद्ध और संगठित के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर इन्होंने एक चीज पर और ध्यान जोर दिया है। देखो अब हम किसी चीज को सीखेंगे। अब जैसे मैंने बताया था ना कि इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, सामाजिक और भाषा कारकों को महत्वपूर्ण माना है। तो अब यहाँ पे बच्चे को हम कोई भी चीज़ कैसे सिखाएंगे? जब तक कि उसके अंदर भाषा का ज्ञान नहीं होगा तब तक वो कैसे सीख जाएगा? परिपक्वता, मान लो कि एक चीज़ ये मान लो, कोई बच्चा है, अगर जंगल में उसको छोड़ दिया जाए, जंगल में छोड़ दिया जाए, ठीक है, जानवरों के बीच में रहे, उसके अंदर परिपक्वता तो आ जाएगी, मैच्योरिटी आ जाएगी, लेकिन अगर वो भाषा जब तक नहीं सीख पाएगा तब तक वो हमारे समाज में जो रीति रिवाज हैं, हमारे समाज के जो नियम हैं, उसको वो नहीं सीख सकता। तो भाषा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, यही कहते हैं वाइगोत्स्की।
ठीक, अब यहाँ पर देखो संज्ञानात्मक विकास में भाषा और चिंतन को इन्होंने महत्वपूर्ण साधन माना है। मैंने आपको बताया है भाषा और चिंतन को, लेकिन चिंतन होता किसके द्वारा है? चिंतन होता है भाषा के द्वारा। ठीक है, चिंतन किसके द्वारा होता है? भाषा के द्वारा होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे एक चीज हो रहा है, आत्मनियमन के लिए भाषा का प्रयोग करना आंतरिक संभाषण कहलाता है। अब देखो आत्मनियमन क्या का मतलब क्या हुआ? आत्मनियमन का मतलब ये हुआ कि बच्चा जब अपने आप बातें करे, अपने आप बातें करे, खुद से बातें करे, ठीक है, जब खुद से बातें करने लगता है तो उसको हम कहते हैं आत्मनियमन। आत्मनियमन के लिए भाषा का प्रयोग, खुद से बात कर रहा है। पहले तो क्या होता है, बच्चा भाषा को सीखता है, भाषा को सीखने के बाद में उसमें एक अच्छा चिंतन करने की जब प्रक्रिया डेवलप हो जाती है उसके अंदर, तो वो क्या करता है कि आत्मनियमन करने लगता है, मतलब खुद से ही बात करने लगता है। कि जैसे आपने सुना भी होगा, बच्चा कभी कभी क्या होता है खुद से बात करते हैं, तो जो खुद से बात करने लगते हैं उसी को हम कहते हैं आंतरिक संभाषण। क्या कहते हैं हम उसको? आंतरिक संभाषण या निजी संभाषण कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो मैंने क्या बताया कि चिंतन करने के लिए भाषा का सीखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और मुख्य रूप से समाज के नियमों को सीखने के लिए भी भाषा का सीखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जब वो बच्चा ये सब चीज़ें सीख जाता है तो वो आत्मनियमन करने लगता है, आत्मनियमन से उसके अंदर आंतरिक संभाषण मतलब अपने आप से बात करने लगता है। ठीक है, तो ये देखा गया है कि जो बच्चे, वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो बच्चे आत्मनियमन नहीं करते, मतलब आंतरिक संभाषण जिनका कमजोर होता है, खुद से बात नहीं करते, तो उनका संज्ञानात्मक विकास भी कमजोर होता है। ठीक है, उनका संज्ञानात्मक विकास भी कमजोर होता है। लेकिन जिन बच्चों का आंतरिक संभाषण अच्छा होता है, मतलब खुद से बात करते हैं, ठीक है, तो उनका संज्ञानात्मक विकास अच्छा होता है, वे समाज में ऊंचे दर्जे को प्राप्त करते हैं। तो ये चीज़ कही है वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में, या इसको हम सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी हम कहते हैं। ठीक है, तो इन्होंने दो चीज़ों पे मेनली ध्यान दिया है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र और आपके सामाजिक कारक और भाषा। इन दो चीज़ों को इसने वाइगोत्स्की ने महत्वपूर्ण माना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा,